कृष्णा, मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। ये है हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो हम ट्रिपल सी में अपने चैप्टर्स को पढ़ा रहे थे। ये हमारा तृतीय वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए निर्देशों या प्रोग्रामों की वह श्रृंखला होती है जिससे हम किसी सिस्टम पर कार्य करने के लिए या उसे नियंत्रित करने के लिए यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ लाइन्स ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सकता है। इसका एक प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। यह प्रोग्रामों का क्या होता है? एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर एक आपकी अहम जरूरत होती है किसी भी हार्डवेयर के लिए। यदि आप कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। आपके सॉफ्टवेयर कार्य तथा उसकी संरचना के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किए जाते हैं। जैसे कि हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करना, उसके सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लायक में बनाए जाते हैं। कंप्यूटर से हमारे संपर्क का संवाद या सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। जो भी हमारे कम्युनिकेशंस आपके कंप्यूटर में होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। आपके हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने में ही काम आता है, जिसके कारण हम सीधे कंप्यूटर पर अपना संपर्क नहीं बना सकते हैं। कंप्यूटर पर सीधा संपर्क बनाने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है और वो मीडिएटर होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर से हम जो इंटरेक्ट करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे सभी हमारे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, उसके विभिन्न भागों के बीच उचित समन्वय बनाकर रखते हैं या उस पर कार्य करते हैं। अगर मैं इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण के लिए बात करूं तो पहला मेरा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि विंडो एक्सपी 7, 10, 8 आपका 2000, 2018, 98 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हुए हैं, जिसे हम OS के नाम से भी जानते हैं। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम अपने हार्डवेयर में सर्वप्रथम इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल किए बिना आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की अहम जरूरत है। जब भी आप कोई हार्डवेयर परचेज करते हैं, कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं, कोई लैपटॉप परचेज करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि आपका विंडो एक्सपी 7, 10, 8 ये जो आपकी विंडोज हैं या आपके MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशंस का प्रयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि आप जानते हैं कि कीबोर्ड जब आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से इंसर्ट करते हैं या माउस इंसर्ट करते हैं या प्रिंटर इंसर्ट करते हैं तो उनके पर्टिकुलर अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। हम लोग जिसे बोलते हैं प्रिंटर ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, लैंड ड्राइवर। तो ये जो हमारे प्रोजेक्टर, आपका ग्राफिक्स ड्राइवर, तो ये जो ड्राइवर होते हैं वो आपके मीडिएटर होते हैं आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। यदि आप प्रिंटर से कोई प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद ही वो एक मीडिएटर का काम करता है आपके कंप्यूटर CPU से और प्लस आपके प्रिंटर के बीच में। जब भी आप कोई प्रिंट कमांड देते हैं तो अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो प्रिंटर आपका प्रिंट आपके डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है। नेक्स्ट है हमारा भाषा अनुवादक, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए हम अपनी मशीन भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो सोर्स भाषा, जो हमारी यूजर डिफाइंड भाषा होती है, कंप्यूटर द्वारा हमारी कोई भाषा होती है, उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके यूज करते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। भाषा अनुवादकों के मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी कौन सी है? असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर आपकी असेंबली भाषा में लिखे हुए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीन भाषा में कर देता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को जो आपका सोर्स कोड होता है, जो आपका प्रोग्राम होता है, इसे हम मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए यूज करते हैं। उससे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को कंपाइल करने के लिए जो आपका प्रोग्राम होता है, जो उसके सोर्स कोड होते हैं, उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं असेंबलर के माध्यम से। दिस इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? ये आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, आपका जो सोर्स कोड होता है उसका अनुवाद मशीन भाषा में करता है और
हम कंपाइलर के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। आप जो सी प्लस के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए आप सी या सी प्लस जो आप ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसके लिए आप कंपाइलर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। आपने जावा सुना होगा जिसमें हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। किसी प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए किसी सोर्स कोड का अनुवाद मशीन भाषा में करता है, परंतु यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम को केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, केवल एक कथन को, और उसका पालन करता है। इसका पालन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्रामिंग को अगले कथन पर मशीन भाषा में अनुवाद करता है। मूलतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर के कार्य समान होते हैं। अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहीं इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है। इसलिए इंटरप्रेटर का प्रयोग करते समय हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। दिस इज वन काइंड ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इस प्रकार से हमारे थे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है हमारा लिंकर और लोडर। जब वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले आउटपुट या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम अपने ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, जिसके बाद हम लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देते हैं, जिसे हम EXE फाइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोडर। लोडर क्या होता है? यह एक प्रकार का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है? ये किसी भी एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने के कार्य में करता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका डिवाइस लेवल सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, आपका असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सभी आपके एग्जांपल थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सभी प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक कार्य कराने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन की गणना करना, सभी लेन देन रखने के लिए हम टैली का प्रयोग करते हैं, या हम कभी MS ऑफिस का प्रयोग करते हैं, या एक्सेल का प्रयोग करते हैं, या कोरल ड्रॉ, या पेज मेकर, या फोटोशॉप, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसका आप यूज करते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एज फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्टिकुलर टास्क, अगर हम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई हम टेबल बनाना चाहते हैं, तो हम एक्सेल का प्रयोग करेंगे। तो ये एक्सेल जो हमने अपने उद्देश्य के लिए अब इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही आपका होता है एक्सेल, टैली, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सभी एग्जाम्पल आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं इसके अगले एग्जाम्पल की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मूलतः आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, दैट मींस स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जो आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कहा जाता है, जैसे कि MS वर्ड है, जैसे कि आपका एक्सेल सीट का प्रयोग करना, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना, जैसे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। जो आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए होते हैं। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्देश्य आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें से आपका आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, या फिर परचेजिंग सिस्टम, या पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, या होटल मैनेजमेंट सिस्टम। किसी विशेष कार्य को करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इनके उद्देश्य की पूर्ति, ये सॉफ्टवेयर किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। ये आपके जनरल पर्पस होते हैं। जब भी कोई बच्चा कहीं कोई अपना कंप्यूटर कोर्स सीखता है तो उसे जनरल पर्पस जो उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं, जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको सिखाया जाता है। एक होता है आपका विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ये आपके स्पेशल पर्पस में आते हैं, जो आपके किसी पर्टिकुलर किसी एक संस्था या किसी एक आपके बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका इन्वेंट्री है या पेरोल है। पेरोल आप किसी सैलरी का लेन देन करते हैं। इन्वेंट्री में आप ये सामान रखते हैं कि आपका क्या स्टॉक है क्या नहीं है। यूटिलिटी होटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आप होटल से रिलेटेड आपके सभी इनपुट आउटपुट को आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, अपनी डेटा को रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका जो जनरल उद्देश्य में हम प्रयोग करते हैं, जनरल पर्पस से जो यूज करते हैं वो आते हैं आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में। और जो आप स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर मैंने आपको बताया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड द नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एग्जैक्टली द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रखरखाव को संबंधित कार्य करता है। कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने में हमारी, या किसी अशुद्धियों को पूरा करने के लिए, या सिस्टम की विभिन्न सुरक्षाओं में ये हमारा यूज होता है। हम इसके यूज कर सकते हैं। एक हमारा एग्जांपल है डिस्क कंप्रेशन। ये कि हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित या कंप्रेस कर देता है, जिससे हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर किया सके। ये डिस्क कंप्रेशन करता है। आपके
हार्ड डिस्क में क्या करता है, उपस्थित जो भी हमारी सूचना या डेटा होती है उसको ड्रॉप डालता है और उसे कंप्रेस कर देता है, और जिससे हम अपने हार्ड डिस्क पर ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा डिस्क फ्रेगमेंटर। ये क्या करता है, यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को सर्च करता है, उन्हें एक स्थान पर लाता है। इसका प्रयोग फाइलों तथा हार्ड डिस्क की खाली पड़ी जगह में व्यवस्थित करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट में हमारा एग्जांपल है बैकअप यूटिलिटी। ये बैकअप यूटिलिटी किस लिए प्रयोग होता है, एक कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना एक कॉपी रखता है तथा आवश्यकता होने पर कुछ आवश्यक फाइलों या पूरी हार्ड डिस्क को कंटेंट को वापस रिस्टोर करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हमारा है डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या करता है, ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट कर देता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार यह कंप्यूटर की गति को भी तेज रखता है। नेक्स्ट हमारा है एंटीवायरस। एंटीवायरस आपका क्या करता है, ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जिन प्रोग्रामों का एक कंप्यूटर वायरस में ढूंढने के लिए इसका यूज करते हैं, और जहां आपका वायरस ट्रीट होता है, जहां आपका वायरस मालूम पड़ता है, वो अपने वायरस को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है नॉर्ट्रॉन क्विक हील। ये आपके एक एंटीवायरस का नाम है, ये आपके जो भी वायरस इसमें डिटेक्ट होंगे उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। इस प्रकार से ये थे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी मोबाइल के लिए जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस आपको फ्रीली अवेलेबल है, जिनके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना होता है, वो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं, ये स्वतंत्र रूप से रन और प्रोग्राम होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। ये प्रोग्राम में मॉडिफाई करते हैं, ये इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, ये वास्तविक ओरिजिनल या मॉडिफाइड किए जाने वाले प्रोग्रामों को दोबारा वितरित करने का अधिकार रखते हैं। आप जब भी कोई गेम डाउनलोड करते हैं, अगर उसमें आपका पेमेंट के लिए नहीं पूछ रहा है, जैसे पबजी गेम होता है, पबजी को आप अपना इंस्टॉल करते हैं, आप इसे यूज करते हैं, क्या आपको पेमेंट के लिए कहा जाता है, नो। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए आपको पैसा पे नहीं करना होता है, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वितरण करने के लिए जो आपका क्राइटेरिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो हमारा क्या होता है, OSS। तो बिना किसी मूल्य के पुनः वितरण कर सकते हैं, किसी भी संगठन या किसी साइट के द्वारा सॉफ्टवेयर को बेचने या वितरित करने के लिए OSS की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल है सोर्स कोड। सोर्स कोड आपका शामिल होना चाहिए तथा सोर्स कोड के साथ साथ वितरण डिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति भी होनी चाहिए। व्युत्पन्न कार्य क्या होता है, OSS का लाइसेंस संशोधन जो मॉडिफाई करता है या व्युत्पन्न या ड्रिवन करता है कार्य की अनुमति देता है, मूल सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के समान शर्तों के समान वितरित करने की अनुमति भी देता है। कंपाइलर के सोर्स कोड की स्थिरता क्या होती है, OSS का लाइसेंस सोर्स कोड को केवल संशोधित रूप से ही वितरित होने से प्रतिबंधित कर सकता है। यदि लाइसेंस सॉफ्टवेयर को बनने के लिए समय उसे संशोधित करने के लिए उद्देश्य सोर्स कोड के साथ पैच फाइल की वितरण की अनुमति देता है। लाइसेंस के स्पष्ट रूप से संशोधन सोर्स कोड को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर के वितरण की अनुमति भी देनी चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी जो पैच फाइल होती है उसके सोर्स कोड में बदलाव मार्क के स्टोर में रखती है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष कंपनी या किसी विशेष व्यक्ति के अपने किसी निजी पर्पस के लिए यूज होता है और इसका सोर्स कोड हमेशा गुप्त रखा जाता है। ओपन सोर्स में वो सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल होता है पब्लिकली हर किसी को, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आपको केवल गुप्त रखा जाता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपके जो कॉपीराइट होते हैं वो आपके जो आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें यूजर द्वारा पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडिफाई किया जाना ये संभव नहीं है। यह एक सॉफ्टवेयर एक विशेष हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंस है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी अपने अकॉर्डिंगली आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसे अकॉर्डिंगली अपना यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर के लिए रहता है। यहाँ पे ओपन सोर्स को आप शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे इसको गुप्त रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की उपयोग करने के लिए मुख्य बाधाएं हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और रखरखाव बहुत ही महंगा होता है। यह सॉफ्टवेयर किसी एक ही उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। उपयोगकर्ता सभी अपडेट, समर्थन और सुधारों के लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के डेवलपर पर निर्भर होना पड़ता है और अडेप्टेबिलिटी आपकी स्तर निम्न प्रकार से होती है। नेक्स्ट है हमारा आईटी गैजेट। आईटी गैजेट्स क्या होते हैं और उनके अनुप्रयोग। आईटी गैजेट में हमारा पहला एग्जांपल है टैबलेट। टैबलेट हमारा एक वायरलेस और टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर होता है जो नोटबुक से छोटा लेकिन स्मार्टफोन से हमारा बड़ा होता है। ये आपका एग्जांपल है आपके टैबलेट का। इसमें यह टैबलेट मल्टी टच इनपुट का सपोर्ट करता है जो उंगलियों के साथ संकेत प्रदान करने की क्षमता रखता है
और जैसे जूम आउट, जूम इन, ये सभी फंक्शनलिटी आपकी इसमें होती है। एग्जांपल के लिए एप्पल आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी टैब, आज सभी हमारे लोकप्रिय टैबलेट कंप्यूटर आपके मार्केट में उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्टफोन। आजकल सभी लोग स्मार्टफोन से परिचित हैं। स्मार्टफोन उन मोबाइल फोन को कहते हैं जिनकी हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी क्षमता सामान्य मोबाइल और कीपैड फोन की तुलना में कई गुना अधिक होती है। वर्तमान में स्मार्टफोन कंप्यूटर का पूरक बन चुका है। कंप्यूटर के जो हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं वो सभी हम स्मार्टफोन से काम कर सकते हैं। स्मार्टफोन की मुख्य विशेषताएं होती है टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई, डिजिटल कैमरा, जीपीएस, मीडिया प्लेयर एंड एटसेट्रा। सो फॉर द नेक्स्ट आपका एग्जांपल है स्मार्ट फिटनेस बैंड। स्मार्ट फिटनेस बैंड आपका क्या करता है? यह स्मार्ट फिटनेस बैंड आपके स्मार्ट ब्रासलेट की तरह होता है। ये कनेक्टेड ब्रासलेट, इनको हम कनेक्टेड ब्रासलेट्स भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य गतिविधियों को ट्रैक करने की जो क्षमता होती है वो इसे रखता है। डिवाइस फिटनेस संबंधी गतिविधियां, जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, दिल की धड़कन को नापना चाहते हैं, उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप स्मार्ट फिटनेस बैंड की मदद से कर सकते हैं। और ये आपका ऑप्टिकल हीट रेट सेंसर इसमें जुड़ा होता है। इसके साथ साथ अन्य सेंसर जैसे कि ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर इसमें जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच क्या होता है? स्मार्ट वॉच आपका एक ऐसा आपका कलाई घड़ी होता है जिसमें स्मार्ट वॉच के स्मार्टफोन से कनेक्टेड किया जाता है, जिसके माध्यम से डिजिटल मीडिया जैसे कि ऑडियो ट्रैक, ब्लूटूथ, हेडफोन, कॉलिंग आदि को नियंत्रित कर सकते हैं। ये स्मार्ट वॉच में आपका सिम कार्ड डल सकता है, जिसकी मदद से आप किसी को कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, आप डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, आप हेडफोन का यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो साउंड सुन सकते हैं। सो फॉर दैट द स्मार्ट वॉच एक आपका समय और डेट भी देता है और उसके साथ साथ आपके ये फीचर्स भी देता है जो आपके किसी फोन के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गूगल ग्लास। गूगल ग्लास ये आपके एक पहनने योग्य कंप्यूटर डिवाइस है जो चश्मे के रूप में हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। गूगल ग्लास हैंड फ्री स्मार्टफोन के रूप में कार्य करता है। ये आपका स्मार्ट वॉच है और ये आपका गूगल ग्लास है। इंटरनेट ब्राउजर, कैमरा, मैप्स, कैलेंडर आदि सभी एप्स का प्रयोग हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रोन कैमरा। आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि जब कभी आप किसी शादी या किसी पार्टी में जाते हैं या किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा ड्रोन कैमरा की मदद से लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लाइव। तो हम इसकी मदद से हम इसमें कैमरा ऐड कर देते हैं जिससे वो अपना जहां व्यक्ति का पहुंचना संभव नहीं होता है वहां ड्रोन कैमरा आपका पहुंच जाता है और ये रियल टाइम इमेजेस में उपलब्ध कराता है। कैमरे के साथ साथ इसमें जीपीएस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट स्पाई पेन। स्पाई पेन क्या होता है? एक साधारण पेन की तरह होता है। इसके अंतर्गत गुप्त रूप से एक डिजिटल कैमरा इसमें ऐड कर सकते हैं अपने, जिसमें ये वीडियो को कैप्चर कर सकता है और ये अपनी किसी बचाव या किसी डिवाइस का प्रयोग इसके बचाव या किसी सुरक्षा या किसी जांच के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर इसका प्रयोग करते हैं जब किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं गुप्त तरीके से या कोई गुप्त जानकारी इसमें संरक्षित करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस में अगर बात करूं तो मोबाइल एप्लीकेशंस आपकी क्या होती है? मोबाइल एप्लीकेशंस आपके मोबाइल ऐप का कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिसका प्रयोग आप मोबाइल डिवाइसेस में कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ डिवाइस अपने निर्माताओं से कुछ मोबाइल ऐप या मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ साथ प्री लोडेड आते हैं जिसके साथ में जुड़े होते हैं मोबाइल ऐप्स। ऐसे आपके एग्जांपल जैसे कि आपके किसी ऐप डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, विंडोज फोन स्टोर आदि सभी हमारे ऐप्स वितरण प्लेटफॉर्म होते हैं जिनकी मदद से फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सर्च, जीमेल, पबजी एंड so many things that are available freely or paid. We can search it on the Play Store, Apple Play Store and Windows Phone Store. तो जैसा आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, अगर आपके पास एप्पल फोन है तो आप एप्पल प्ले स्टोर पर जाएंगे, विंडोज फोन है तो विंडोज फोन स्टोर पर जाएंगे और वहां से आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। भारत में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले मोबाइल ऐप आपके भीम ऐप है। भीम ऐप से आप अपने लेन देन रखते हैं और इसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एक प्रकार का एक यूपीआई होता है। इसमें आपकी एक यूपीआई आईडी होती है जिसके माध्यम से आप किसी पेमेंट को कर सकते हैं। ऐप से उनके कोई क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, सीधे बैंक में पेमेंट कर सकते हैं। भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर सन 2016 को लॉन्च किया था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भीम ऐप हमारा कब लॉन्च हुआ था। CCC का एक आपका एग्जांपल है, 30 दिसंबर सन 2016 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था जिससे आप अपने पेमेंट्स को कर सकते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है वो कुछ इस प्रकार से हैं। यह सभी बैंकों का समर्थन करता है, किसी भी बैंक से लेन देन हम अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये ऐप बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है और ये सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है और आपके मदद कर सकता है स्थानांतरित करने में, ट्रांसफर करने में। मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर का उपयोग करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। IRCTC कनेक्शन ऐप ये क्या होता है? ये 9 अक्टूबर सन 2014 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा
ये IRCTC कनेक्शन नामक अपने आधिकारिक एंड्रॉइड ऐप को जारी किया गया था। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। IRCTC और भारतीय रेलवे ट्रेन टिकटों को सर्च करना, बुक करना और रद्द करना, ये सभी हम इसमें कर सकते हैं। आप अपनी रेलवे में किसी ट्रेन की इंक्वायरी भी IRCTC एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। उपयोगकर्ता इस ट्रेन का शेड्यूल अगर जांचना चाहता है, किसी ट्रेन का शेड्यूल क्या है, सीट में उपलब्धता है कि नहीं, अप टू डेट रखता है आपको, ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपकी कोई वेटिंग में अगर आपकी कोई टिकट है तो वो क्लियर हुई कि नहीं, आप इससे मदद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेटीएम ऐप। पेटीएम आपका क्या करता है, यह भारत का सबसे बड़ा और मोबाइल पेमेंट ऐप है और पेटीएम का स्थापना हुई थी वो अगस्त 2010 में हुई थी। नोएडा में इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। यह पेमेंट ऐप के साथ साथ शॉपिंग वेबसाइट भी है। इसमें हम शॉपिंग भी कर सकते हैं पेटीएम की मदद से और अपने पेमेंट्स भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं। पेटीएम ऐप की प्रमुख विशेषता होती है, जो उपयोगकर्ता पेटीएम ऐप का उपलब्ध है वो पेटीएम मॉल अर्थात शॉपिंग मॉल वेबसाइट का शॉपिंग भी कर सकता है। यह उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के ऑफर भी उपलब्ध कराता है, कई बार आपको कैशबैक भी मिलता है इसमें। माईगॉव ऐप और माईगॉव ऐप क्या करता है, माईगॉव ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के नागरिकों को सुशासन की दिशा में योगदान देने के लिए अधिकार देता है। माई गवर्नमेंट ऐप होती है एक प्रकार की, ये व्यक्तियों के विचार देने तथा कार्य के अवसर प्रदान करता है। यह विषय आधारित अनेक चर्चाएं, डिस्कशन आप इसमें कर सकते हैं, जहां व्यक्ति अपने विचार का साझा कर सकता है, अपने विचारों को शेयर कर सकता है। इसे 26 जुलाई सन 2014 को लॉन्च किया गया था और ये आपकी गूगल, माईगॉव के साथ साथ सहयोग करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा, ये आपके माईगॉव की विशेषताएं, आप इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा डिजीलॉकर ऐप। डिजीलॉकर ऐप क्या करता है, यह आधार कार्ड और सेल फोन नंबर दोनों से जुड़े सभी सरकारी डॉक्यूमेंट को संग्रहित करके एक डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। इस ऐप को 1 जुलाई सन 2015 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में प्रदान किया गया था स्टोरेज स्पेस 100 MB, जिसके बाद आज हम 1 GB तक इसमें डेटा रख सकते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डिजिटल लॉकर में 1.35 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिसका उपयोग उपयोगकर्ता पैन कार्ड, मार्कशीट, आय जात, मूल्यवास, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सभी को हम इसमें रख सकते हैं। डिजीलॉकर ऐप की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, यह आधार कार्ड धारकों को 1 GB स्टोर स्पेस के साथ एक ऑनलाइन अकाउंट प्रदान करता है। यह डॉक्यूमेंट निवासियों द्वारा सरकार या पंजीकृत संगठन के साथ साझा किया जा सकता है। यह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को आसान उपलब्धता सुनिश्चित करता है। गर्भ ऐप क्या होता है, गर्भ ऐप आपका एक ऐसे ऐप का उपयोग है ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति को देख रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एप्लीकेशन डैशबोर्ड के माध्यम से भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध करता है। अगर आपको ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को ट्रैक करना है तो आप गर्भ ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। इस ऐप को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था। ऐप सरकार की डिजिटल इंडिया का पहला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह गांव के भविष्य के विकास के योगदान देता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाना होता है। इस ऐप की खासियत होती है कि इस ऐप का उपयोग करके उपयोगकर्ता यह जान सकता है कि आगे किस गांव का विद्युतीकरण या इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन किसका होगा वो आप इसमें जान सकते हैं। डैशबोर्ड में कुल विद्युतीकरण या नॉन विद्युतीकरण गांव देखे जा सकते हैं कि किस किस गांव में विद्युतीकरण हुआ है, किस किस गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। किसी भी गांव की विद्युत की स्थिति की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा एम पासपोर्ट सेवा। यह एम पासपोर्ट सेवा क्या करती है, यह सभी कार्य प्रदान करता है, जैसे कि नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करना चाहता है या मौजूद उपयोगकर्ता लॉगिन करना चाहता है या पासपोर्ट सेवाओं का आदान प्रदान करना चाहता है, वो आप किसके माध्यम से कर सकते हैं। इस ऐप को 26 जून सन 2018 को छठे पासपोर्ट सेवा दिवस 6th पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर इसे लॉन्च किया गया था। एम पासपोर्ट सेवा ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इससे पासपोर्ट सेवाओं के लिए अप्लाई करना, भुगतान करना, ये अपॉइंटमेंट लेना, ये सभी सुविधाएं इसमें हो सकती हैं। पासपोर्ट से रिलेटेड हमारी सारी जरूरतें या आवश्यकताओं की पूर्ति इस एप्लीकेशन की मदद से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन RTI ऐप। ये क्या करता है, ये एंड्रॉइड फोन के लिए एक लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है। RTI का उपयोग किसी भी सरकारी कार्यालय में रिकॉर्ड की गई किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। और इस ऑनलाइन RTI ऐप की प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि इसका जो मूल उद्देश्य होता है नागरिकों को सशक्त बनाए रखना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना, सर्वाधिक प्राधिकारियों को पब्लिक अथॉरिटीज जो होती हैं उनको नियंत्रित करता है, जो आपकी कॉन्फिडेंशियली जो आपकी जानकारी है उसको गोपनीय बनाए रखता है। बोर्ड
वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप क्या करती है? ये ऑनलाइन फॉर्म जमा करना, आवेदन की स्थिति जांचना। वोटर हेल्पलाइन वोटर आपके वोटर कार्ड से रिलेटेड आपका इसके लिए काम करता है। वोटर कार्ड बनाने के लिए आपके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का यूज किया जाता है। इस ऐप की विशेषताएं होती हैं कि जो नए मतदाता होते हैं उनकी वोटर आईडी बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी किसी उसमें अगर कोई अपडेट करना है तो आप उसका अपडेट कर सकते हैं। कार्ड का बारकोड द्वारा सर्च कर सकते हैं, जिससे हम ये एप्लीकेशन हमारी वोटर कार्ड में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट में हमारा है आपका वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कंप्यूटर शब्द से हुई है। सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? डेटा। प्रथम सीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है क्या? मशीन लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? आपका परम और आईनेक और मार्क 1। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए एंड बी दोनों। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? आपका सिलिकॉन एक सामान्य आपका सेमीकंडक्टर चिप बनाए रखे सूक्ष्म परपथ को इसमें हम इसको प्रयोग करते हैं। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परपथ को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? पिको सेकंड में। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, जिनके एग्जाम्पल और इसके आउटपुट को मैं यहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ। आप इन्हें एक एक करके पढ़ें और इसे याद करें। ये आपके दे रखे हैं क्वेश्चंस, मैं आपके मूव करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 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 इन क्वेश्चंस को आप एक एक करके याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी ये वो क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल सी में पहले कभी पूछे गए हैं। ये आपके ट्रू फॉल्स हैं, आप इन्हें भी याद करें। मैंने पहले से टिक किए हुए हैं, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ये आपकी आंसर शीट है। यदि आपको इसमें कोई और डाउट होता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं।